हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, पहली वीडियो हमने बात की थी मनोविज्ञान के परिचय की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ पर कैसे स्थापित की गई, मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्राचीन कौन है, आधुनिक कौन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के कौन है, अधिगम मनोविज्ञान के कौन है, मनोविज्ञान के संप्रदाय कितने होते हैं, मनोविज्ञान को प्रयोग करने वाला सबसे पहला विद्वान कौन है, मनोविज्ञान को किसका विषय माना है, ये सब हमने बातें पहली वीडियो में कर ली हैं। आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वृद्धि और विकास। दोस्तों, इसकी बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इससे किसी भी एग्जाम को आप ले लें, जैसे यूपी टेट की बात करें, सी टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, रीट की बात करें, केवीएस की, एनवीएस की, DSSS की, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, अध्यापक के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से वृद्धि और विकास से कंपलसरी 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है, दूसरा विकास कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है। ये सारी प्रक्रिया हम इसमें जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर को दोस्तों हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, वृद्धि कहाँ से प्रारंभ होती है, विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। ये सब हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे। फिर दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी होती हैं, रॉस के अनुसार कितनी होती हैं, कॉल्सनिक ने कितनी बताई हैं, हरलॉक ने कितनी बताई, ये सारी बातें हम दूसरे पार्ट पर पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वृद्धि और विकास, ठीक है दोस्तों। तो वृद्धि और विकास, पहला क्वेश्चन ये आता है किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं ये दोस्तों, किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर लगाना है गर्भावस्था या जन्म से पूर्व की अवस्था। ठीक है दोस्तों, अगर उसने कहा कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं, तो गर्भावस्था या जन्म से पूर्व की अवस्था। अब बात करते हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। तो समझना दोस्तों कि वृद्धि और विकास होता क्या है। तो वृद्धि हमेशा प्रत्यक्ष होती है, जो हमें दिखाई देती है। विकास हमेशा अप्रत्यक्ष होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ये बात ठीक है बिल्कुल दोस्तों। अब वृद्धि जो होती है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, आंतरिक और बाह्य, जबकि दोस्तों विकास हमेशा आंतरिक होता है, जो कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों। अब जो वृद्धि होती है उसका जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी वृद्धि का क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी जीवन पर। अब जो वृद्धि होती है वो किशोरावस्था तक चलती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दूसरी बात याद है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, यानी ये मात्रात्मक होती है, जबकि दोस्तों विकास कैसा होता है, गुणात्मक। ठीक है दोस्तों। अगर उसने कहा कि वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक, तो विकास कैसा होता है, गुणात्मक। अब दूसरी बात, वृद्धि जो हमेशा होती है वो परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास हमेशा विशेषताओं से परिवर्तित होता है, विशेषताओं। ये हमेशा व्यवहार परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें हमेशा संख्या प्रदान की जाती है, 0 से 9 के बीच में जो भी संख्या है समझ लो वृद्धि हो रही है। सब तो किसी राम की लंबाई 5 फुट 2 इंच है, तो वो क्या वृद्धि तो है। लेकिन जब कभी एक बात आती है कि परिपक्वता किसे कहते हैं, तो जो परिपक्वता आता है
वो हमेशा किस में आता है? विकास में। कभी कभी आपने सुना होगा, एक कहावत होती है कि अगर बेटा का पापा का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा सिंसियर होगा, परिपक्व हो गया, वो समझदार हो गया, तो वो क्या है? उसका विकास है। लेकिन कभी कभी होता है कि वृद्धि बढ़ जाती है, विकास नहीं होता। कभी किसी का वृद्धि नहीं होती, विकास हो जाता, उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं यहां से, अगर उसने पूछा कि वृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं, तो आपको लगाना है गर्भावस्था या जन्म से पूर्व की अवस्था। अब जन्म से पूर्व की अवस्था कितनी होती है? 3, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, डिंबावस्था, पिंडावस्था, बूढ़ावस्था। अब उसका दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वृद्धि कैसी होती है? वो होती है प्रत्यक्ष, जबकि विकास कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। यानी वृद्धि को हम देख सकते हैं कि उसका वजन कितने किलोग्राम है, कल 10 किलोग्राम था, आज 11 किलोग्राम हो गया, तो वृद्धि तो बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन विकास को हम कैसे पहचानेंगे? तो वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। दूसरी बात करते हैं, वृद्धि होती है आंतरिक और बाह्य दोनों, जबकि विकास कैसा होता है? आंतरिक। अब आंतरिक बाह्य वृद्धि कैसे होती है, दोनों समझो। अभी प्रेजेंट में जो मेरा शरीर है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो बाह्य है। और लेकिन आंतरिक जो मेरे अंदर की जो भी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वो बढ़ती रहती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन बढ़ती तो। अब सपोज बात करते हैं, यहां पर एक बालक है, ये 10 साल का, और एक बालक ये है 20 साल का। तो इसकी जो हाइट दिखाई दे रही वो कैसा है? प्रत्यक्ष। इसकी भी हाइट दिखाई दे रही वो कैसा? प्रत्यक्ष। लेकिन इसकी जो हाथों के अंदर की जो अस्थियां होंगी, हड्डियां होंगी, वो छोटी होंगी इसके अपेक्षा, लेकिन बढ़ तो वो भी रही हैं। लेकिन जब ये 20 साल का होगा तो इसकी भी बढ़ेंगी। तो वृद्धि आंतरिक व कैसी होती है? दोनों। जबकि विकास तो हमें दिखाई भी नहीं देता। विकास दिखाई देता नहीं? दिखाई देता। सपोज एक बच्चा है, आपने कौटल्य का नाम सुना होगा, जो छोटा सा बच्चा है, वो अभी छोटा ही सी तो है, लेकिन उसमें विकास पूरा पूरा तो दिखाई कहां दे रहा है। अब उसके बाद आता है, ये वृद्धि जो होती है वो कहां तक चलती है? किशोरावस्था तक। लेकिन विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब कैसे? देखो, किशोरावस्था, आप हमेशा ध्यान रखना, एक होती है वृद्धि और एक होती है बुद्धि। ये दोनों हमेशा किशोरावस्था तक बढ़ती हैं। उसके बाद इनका अनुभव के द्वारा विकास होता रहता है। अगर उसने क्वेश्चन पूछा है कि वृद्धि कहां तक चलती है, तो विशिष्ट क्षेत्र में किशोरावस्था तक चलती है, जबकि विकास कहां तक चलता है? जीवन पर्यंत। कहां से प्रारंभ होकर? गर्भावस्था से लेकर। अब बात करते हैं, विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। अब वृद्धि का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है, क्योंकि छोटा होता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि चलो ठीक है, आपकी बात मान ली कि जीवन पर्यंत चल रहा है, तो वृद्धावस्था में कैसे विकास होता है? तो कभी कभी वृद्धावस्था में आपने देखा होगा, जब हमारे जितने भी बाबा होते हैं, दादी अम्मा होती हैं, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये काम ऐसे नहीं ऐसा होगा। तो क्या वो विकास नहीं है? वो व्यापक ही तो होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहा। अब विकास कैसा होता है? गुणात्मक। भाई हम इसे देख तो सकते नहीं सकते। अगर आपके आचार विचार आदतें आपकी अच्छी हैं तो आपका विकास अच्छा। अगर किसी बंदे की आदतें बेकार हैं तो उसका विकास सही नहीं हुआ। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उससे एक आ जाता है और जाते जाते उससे एक आकर वो गाली दे रहा है, तो क्या लोग ये कहते हैं कि देखो इसकी परवरिश कैसे हुई है। अब परवरिश कैसे हुई है? भाई उसका गुण ही तो बता रहा है कि ये बच्चा बहुत गाली देता है, इससे दूर रहिए, ये बच्चा बहुत अच्छी तरह से बात करता है। तो उसके जो गुण और विशेषताएं जो होती है वो क्या कहलाता है? हमारा विकास कहलाता है। लेकिन वृद्धि हमेशा कैसी होती है? 0 और 9 के बीच में, परमाणात्मक, जिसे हम माप सकते हैं, मात्रात्मक होता है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी संख्या आती है कि राम का वजन 20 किलोग्राम है, तो क्या है? वृद्धि है। राम की लंबाई 5 फुट 2 इंच है, क्या है? वृद्धि। यानी कोई भी संख्यात्मक आए, मात्रात्मक आए या संख्यात्मक जो भी संख्या आएगी वो किसकी बात होगी? वृद्धि की बात होगी। लेकिन उसी के आधार पर अगर उसके गुण विशेषता अच्छाई बुराई की बात हो तो वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। अब सपोज एक व्यक्ति ऐसा है, सपोज आज आप पढ़ रहे हैं, आज आपकी पहली क्लास है, धीरे धीरे करके आपकी क्लास बढ़ती जाती है, तो आप सीखते जाते हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आज आप चुप बैठे हैं, लेकिन आने वाले 1 महीने बाद आप क्वेश्चन पुटअप करने लगेंगे, तो आपके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। तो आपका विकास ही तो हुआ है। लेकिन वृद्धि माप तो नहीं सकते। अब आपके विकास को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। जिसको हम माप सकें वो कहलाती है वृद्धि, और जिसके गुण और विशेषताओं को अध्ययन कर सके वो कहलाता है विकास। दूसरा, ये किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? गर्भावस्था, यानी जन्म से पूर्व की अवस्था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे चलते हैं हम शुरू से कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि की।
अब वृद्धि किसे कहते हैं? देखो, वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। यानी वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि। वृद्धि आंतरिक एवं बाह्य दोनों होती है, बाह्य दोनों होती है। जिसे देखा एवं मापा जा सके, मापा जा सके। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था अभी जस्ट सेकंड कि जिसे हम देख सकें, जिसे माप सके, वो क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। वृद्धि आंतरिक बाह्य दोनों होती है, ध्यान रखना, गलत मत कर लेना। कभी कभी मैंने आपको बताया कि हमेशा एक बाहर दिखाई दे, जब मैंने आपको ये बताया कि हमारे शरीर की जो आंतरिक हड्डियां होती हैं वो भी तो बढ़ती हैं, तो वो भी तो वृद्धि है। और जिसे हम देखा है मापा जा सके, जिसे हम माप सके कि आज आपकी हड्डी है 2 मीटर लंबी, कल हो जाए 2.5 मीटर लंबी, तो क्या है? वृद्धि तो है। इसीलिए समझ में आया। अब देखो नोट डाल के थोड़ा समझना इसको, मैं आपको इसको बता रहा हूं। अब पहला यह आता है कि वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है या नहीं? जी, वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है। यानी किसी व्यक्ति में अगर वृद्धि होगी तो उसमें विकास भी कंपलसरी होना अनिवार्य है। यानी वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है या नहीं? जी, होती है। दूसरा, विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझें। अगर उसने पूछा कि वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है? जी, होती है। विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। जी, कैसे? अब एग्जांपल मैं आपको समझा के दूं थोड़ा। आपने राजपाल यादव का नाम सुना होगा, राजपाल यादव जो फिल्म कॉमेडियन है। दूसरे आपने एक सुना होगा ब्रह्मानंद का, ब्रह्मानंद। ये तो बॉलीवुड में एक एक्टर है, ये साथ में है, लेकिन इनकी वृद्धि नहीं बढ़ी, लेकिन इनमें टैलेंट खूब है। तो वृद्धि के लिए, विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाइट एक नॉर्मल रूप नहीं है, मतलब इनकी जितनी हाइट होनी चाहिए लेकिन उतनी नहीं, लेकिन विकास तो पूरा पूरा हुआ है। तो विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता है। अगर किसी की वृद्धि बढ़ रही है तो उसका विकास होना कंपलसरी है। 99%, 1% में कभी कभी अपवाद में आ जाते हैं हम, जैसे कि कभी किसी की हाइट बढ़ जाती है लेकिन उसका विकास नहीं होता। वो ऐसा होता है जब गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य जैसा भी रहता है, कभी हाई डोज की दवा खा ली तो उसका प्रेशर दिमाग पे पड़ गया, तो हाइट तो बढ़ी है पूरी लेकिन विकास नहीं हुआ, वो 1% में हम छोड़ देते हैं। लेकिन 99% में हमें ये आपको याद रखना है कि वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता कंपलसरी है, लेकिन विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ध्यान। अगर उसने पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक ऑप्शन होगा वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता नहीं होती है, गलत। दूसरा, विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता होती है, गलत। तीसरा, वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है, जी हां होती है, क्योंकि वृद्धि के लिए विकास की आवश्यकता होती है, विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एक बात करते हैं हर्बर्ट सोरेनसन की। हर्बर्ट सोरेनसन, देखो 2 से 3 बार पूछेगी लेकिन है इंपोर्टेंट। देखो, वृद्धि से तात्पर्य
व्यक्ति के वृद्धि से तात्पर्य वृद्धि को बड़ा एवं भारी होना बताया है। जिसे नापा एवं तौला जा सके। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि वृद्धि जिसे हम नाप सकें और तौल सकें, बड़ा एवं भारी होना बताया, वो क्या कहलाती है? हमारी वृद्धि। समझना। उसके बाद आता है एक फ्रैंक। वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से है। होने वाले परिवर्तन से है। यानी पक्ष कितने होते हैं? वैसे 4 होते हैं। अभी मैं आगे नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा आगे। जैसे आप ये समझ लोगे सर पक्ष कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। और कंपलसरी क्वेश्चन सीटेट में आता है। यहां से सीटेट में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यूपी टेट में 2, सुपर टेट में 2, आराम से। अब उसने कहा वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से। पक्ष होते हैं 4। देखो, पहला होता है शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक, तीसरा होता है संवेगात्मक, चौथा होता है सामाजिक। अब मानसिक का दूसरा नाम होता है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का दूसरा नाम होता है बौद्धिक, और बौद्धिक का लास्ट वाला नाम होता है बुद्धि। इन सबका एक ही नाम होता है। यानी वृद्धि से तात्पर्य वृद्धि को बड़ा एवं भारी होना बताया है, जिसे हम नाप सके और तौल सके। ये बात क्लियर है? किसने कहा? हार्वर्ड सोरेनसन ने। अब वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से। अब किस पक्ष में परिवर्तन होगा? शारीरिक में। यानी कौन से शारीरिक होगा? अगर आपका शरीर बढ़ेगा तभी तो वृद्धि होगी। यानी वृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के किसी एक पक्ष में, यानी शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन से, जिसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं हम विकास की। अब विकास किसे कहते हैं? देखो समझो, हेडिंग डालते हैं विकास। देखो, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास आंतरिक होता है, जिसे नापा एवं तौला नहीं जा सकता। नापा एवं तौला नहीं जा सकता। ठीक है? यह किसी व्यक्ति में गुणात्मक या व्यवहार परिवर्तन से होता है। या व्यवहार परिवर्तन से होता है। सुनो दोस्तों, समझो थोड़ा। अब उसने कहा है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात ठीक है। कहां से प्रारंभ होती है? गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। लेकिन मैंने आपको वृद्धि बताई थी कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक चलती है। लेकिन विकास
गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। चलती रहे विकास आंतरिक होता है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ये बताया था कि विकास को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसे नापी और तौल भी नहीं जा सकता, क्योंकि विकास तो दिखाई नहीं देता, आंतरिक होता, अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन किसी व्यक्ति में जो गुणात्मक और व्यवहार परिवर्तन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार में गुणात्मक एवं विकासात्मक परिवर्तन जो आता है उसे क्या कहा जाता है? विकास। कैसी प्रक्रिया? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। कहां से प्रारंभ होती है? गर्भावस्था से। कहां तक चलती है? मृत्यु पर्यंत तक। नाप और तोल सकते? जी नहीं, क्योंकि वो कैसा है? गुणात्मक और व्यवहारात्मक। अगर किसी व्यक्ति गुण और विशेषता हमें दिखाई दे रही है तो हम उनको माप सकते हैं? नहीं माप सकते, क्योंकि किसी की विशेषता कितनी भी होती है, किसी की कितनी, उनको कोई नंबर थोड़ी ना दे सकते। अगर नंबर देंगे तो वृद्धि कहलाएगी, अगर उधर जाएंगे तो मापन कहलाता है। एक तरह से विकास को मूल्यांकन भी कह सकते हैं और वृद्धि को एक मापन कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? अब आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसको थोड़ा आप ढंग से याद करना। मुनरो देखो, विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें प्राणी, विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर, गर्भावस्था से परिपक्वता की तक गुजरता है। विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यानी जब तक वो परिपक्व नहीं होता तो विकास चलता रहता है। परिवर्तनों की श्रृंखला, परिवर्तन बहुत सारे होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, बहुत सारे आध्यात्मिक परिवर्तन। ये जितने भी परिवर्तन आएंगे, आपने देखो किशोरावस्था में सबसे ज्यादा किसकी भावना पाई जाती है? वीर पूजा की, धार्मिक भावना की। वो आस्था बहुत रखता, करना तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है भगवान मुझे सब कुछ दे दे। अब जो उसमें ये सब कुछ आ रहा है, ये क्या है? हमारा विकास ही तो है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वृद्धि और विकास के पक्ष। वृद्धि और विकास के पक्ष। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन सी टेट में बहुत पुटअप होता है, सुपर टेट में 68,500 में 69,000 में पूछा गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पक्ष कितने हैं? 4। समझना दोस्तों, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, इसका दूसरा नाम होता है संज्ञानात्मक, इसका दूसरा नाम होता है बौद्धिक, और इसका एक और नाम होता है बुद्धि। यानी पहला होगा शारीरिक, दूसरा मानसिक, मानसिक है ना तो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक बौद्धिक आएगा, बौद्धिक है ना बुद्धि। यानी इन चारों का एक ही नाम होता है, कोई दिया। तीसरा आता है संवेगात्मक, और नेक्स्ट आता है सामाजिक। एक बात तो दोस्तों याद रखना, ये चारों क्रम में हैं। किस में है? ये क्रम में है। यानी सबसे पहले शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा, फिर संवेगात्मक विकास होगा, फिर सामाजिक विकास होगा। यानी व्यक्ति के पक्ष कितने हैं? 4। अब पक्ष का दूसरा नाम अगर वो ये कहता है कि पहलू कितने हैं तो 4। एक और नाम बोलता है आयाम कितने हैं, तब भी कितने लगाने? 4। कुछ भी दे सकता वो, यानी वृद्धि और विकास। अगर वो इनको ऐसे ना दे तो व्यक्ति के पक्ष कितने हैं, तब भी 4 ही लगाने, क्योंकि भाई हम वृद्धि और विकास मानव की तो पढ़ रहे हैं। अभी हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ये 4 पक्ष आपने पढ़ लिए, ठीक है, समझना। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक होता है प्राणी और एक होता है मनुष्य। अब दोस्तों बहुत से स्टूडेंट को ये पता होता है कि ये दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। क्योंकि जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो किसका अध्ययन पढ़ रहे हैं?
बालक का, मानव का, व्यक्ति के व्यवहार का, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अब मनुष्य किसे कहते हैं और प्राणी किसे कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पर व्यक्ति के 4 पक्ष बताए गए। पहला बताया गया शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा सामाजिक। मानसिक का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक दूसरा नाम क्या बताया, बौद्धिक। बौद्धिक का दूसरा नाम क्या, बुद्धि। यानी पहले शारीरिक होगा, फिर मानसिक होगा, फिर संवेगात्मक, फिर सामाजिक। अब थोड़ा इनको समझे, देखो सुने। जो मनुष्य होता है वो इसमें से ही निकला होता है। आपने सुना होगा एक होते हैं पापा जी और एक होते हैं बेटा जी। यानी बेटा वो होता है जिसमें से, पापा में से जिसकी उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है, बेटा। तो यहां पर पापा जी कौन है, प्राणी, और मनुष्य कौन है, बेटा। क्योंकि प्राणी में सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जिसमें प्राण पाया जाता है। उसकी एक जाति कौन सी है, मनुष्य। यानी पापा जी की संतानें बहुत सारी होती हैं, उन संतानों में एक बेटा अच्छा निकलता है, एक बेकार निकलता है, एक वो निकलता है। तो पापा की एक जाति पशु पक्षी की, एक पेड़ पौधे की, एक जानवर की, एक भैंस की, एक बैल की है। उनमें से एक जाति किसकी है, मनुष्य की। अब मनुष्य के कितने पक्ष पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। अब हमें पढ़ना है कि मनुष्य में वृद्धि और विकास कैसे चलते हैं, यानी किस अवस्था से गुजरते हैं। 69 यार में यह पूछा गया था क्वेश्चन कि मानव में जो विकास होता है वो कितने प्रकार से होता है। वो 2 प्रकार से होता है। एक तो सिर से पैर की ओर, जिसे हम बोलते हैं सिर पदाभिमुख। दूसरा होता है समीपस्थ दूरस्थ, यानी पहले सिर से वो पास के भागों में होगा, फिर दूर के भागों में होगा। यानी पहले सिर का निर्माण होगा, फिर सबसे लास्ट वाले। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गर्भावस्था में बालक के किस अंग का सबसे लास्ट में विकास होता है, तो वो होता है पैर के नाखून का। ठीक है दोस्तों। अब पक्ष पूछे 4, पहलू पूछे 4, आयाम पूछे 4। कौन कौन से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि व्यक्ति में विकास का क्रम। व्यक्ति में विकास का क्रम। देखो व्यक्ति में जो विकास होता है, जो वृद्धि होता है, 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। देखो पहला एक होता है सिर पदाभिमुख, इसका दूसरा नाम है सिर से पैर की ओर। ठीक है। दूसरा आता है समीपस्थ, दूरस्थ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन 69 यार में जो सुपर टेट हुआ है, सुपर टेट 69 यार, इसमें पूछा गया है कि मनुष्य जाति में जो विकास होता है वो कितने चरणों से होकर गुजरता है, 2। पहला ऑप्शन था सिर पदाभिमुख, बी ऑप्शन था समीपस्थ दूरस्थ, सी ऑप्शन था दोनों, डी ऑप्शन था कोई नहीं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा तीसरा, क्योंकि दोनों प्रकार से होता है। ठीक है। अगर उसने पूछा कि मनुष्य जाति में वृद्धि और विकास कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, सिर पदाभिमुख। अगर वो ऐसे नहीं तो सिर से पैर की ओर, समीपस्थ दूरस्थ। मनुष्य जाति में जो भी विकास होता है, जो वृद्धि होती है, कितने प्रकार से लगाना आपको, 2 प्रकार से। यानी पहले हमारे गर्भावस्था में सबसे पहले बच्चे का सिर बनेगा, फिर धीरे 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 करके वो बन जाता है। अब उसके बाद जब सबसे लास्ट में जब हम पैर की ओर आते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे लास्ट में, यानी गर्भावस्था में सबसे अंत में किस अंग का विकास होता है, किस अंग का विकास होता है, तो वो है पैर का नाखून, पैर के नाखून का। यानी सबसे पहले सिर बनेगा, फिर लास्ट में क्या बनेगा, पैर का नाखून। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा था इस गर्भावस्था में बच्चे के किस अंग का सबसे अंत में विकास होता है, तो आपको लगाना पैर का नाखून का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अब आती है वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथियां। वृद्धि और व विकास में सहायक ग्रंथियां। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, थोड़ा समझना इसको और इंपॉर्टेंट भी डाल लेना। यहां से यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और सुपर टेट में भी।
बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती है। पहली हमारी आती है पीयूष ग्रंथि, दूसरी आती है थायराइड ग्रंथि, तीसरी आती है पैंक्रियाज ग्रंथि, नेक्स्ट आती हमारी एंड्रिनल ग्रंथि, एक और आती हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। अब देखो दोस्तों, हमारे शरीर में ग्रंथियां तो बहुत सारी पाई जा रही हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि भिन्न है। तो उसने इन 3 ले ली, यहां से एक अपोजिट ले ली। अगर आपने पढ़ा है, अगर इन 5 में से कोई एक ग्रंथि आती है और 3 अपोजिट आती है, तो ये पूछेगा निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि है, तो इन 5 में से का। ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि 3 यहां से ले ली, कोई सी भी एक अपोजिट ले ली, कि निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि नहीं होती है। तो जो अपोजिट है, जो ग्रंथि तो बहुत सारी पाई जाती है हमारी, तो आपको 5 हमारी जो वृद्धि विकास में सहायक होती है। अब बात आती है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है, यानी पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में किस कार्य का काम करती है। तो ये वृद्धि में सहायक होती है, पहला। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि इससे ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। अगर उसने पूछा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि में सहायक होती है, पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन सी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, पीयूष ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि किसके लिए होती है, मानसिक विकास के लिए। ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया, मानसिक विकास के लिए। अगर उसने कहा कि थायराइड ग्रंथि किसके विकास में सहायक होती है, मानसिक। अब पैंक्रियाज ग्रंथि होती है शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए, रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब एंड्रिनल ग्रंथि होती है व्यक्ति में संवेगों की वृद्धि और विकास के लिए, संवेगों की वृद्धि व विकास के लिए। ये जो ग्रंथि होती है उपरोक्त की सहायक होती है। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा कि वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि कितनी होती है, 5 लिख लेना आप। कौन कौन सी, पहली पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। अब उसने पूछा कि एंड्रिनल ग्रंथि का कार्य क्या होता है, तो व्यक्ति में जो संवेग होते हैं उनकी वृद्धि और विकास के लिए कौन सी ग्रंथि प्रयोग की जाती है, एंड्रिनल। अब क्वेश्चन ये आता है कि संवेग के जनक कौन है, वाटसन है। संवेग को पता किसने लगाया, ब्रिजेज ने लगाया। अब क्वेश्चन ये आता है कि संवेग का कार्य किसने किया, मैकडोवेल ने किया। संवेग कितने होते हैं, 14, जो हम आपको अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे। अगर उसने पूछा कि मानसिक विकास के लिए किस ग्रंथि का प्रयोग किया जाता है, थायराइड ग्रंथि का। यानी मानसिक विकास में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है, थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का कौन सा कार्य, ग्रोथ हार्मोन्स। ये तो हमारी 5 ग्रंथि होती हैं जो वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं। अब बात आती है अन्य ग्रंथि की। चलो मैं आगे लिख दे रहा हूं। अब बात आती है अन्य ग्रंथि कौन कौन सी होती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो यूपी टेट में भी पूछी गई कई बार, शायद सुपर टेट में एक बार पूछी गई। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 68,500 में पूछी गया, 69,000 में। एक होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, एक क्या होती है, इलेक्ट्रा। अब इससे क्या होता है, इस ग्रंथि के द्वारा लड़की अपने
पापा से ज़्यादा प्रेम करती है, पापा से ज़्यादा प्रेम करती है। दूसरी आती है ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि, इसका क्या होता है, इसमें लड़का अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है। देखो दोस्तों सुनो, इस वाली ग्रंथि में आपने देखा होगा कि पापा की लाडली कौन होती है, उसकी बेटी होती है। अगर बेटी ने पापा से 10 रुपये मांगे तो पापा 100 रुपये निकाल के नहीं दे देंगे और क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे बेटी क्यों मांग रही है, बस उसे पता है कि मेरी बेटी अच्छी है, क्योंकि वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्रेम करता है, बेटी भी अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है। अगर पापा से बेटे ने पैसे मांग लिए 10 रुपये तो 100 सवाल आते हैं पापा के, क्यों, किस लिए चाहिए, कल तो दिए थे। क्योंकि इस वाली ग्रंथि के आधार पर यह कहा गया है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के आधार पर, कि लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है। यानी किस ग्रंथि में लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है, आपको लगाना है इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब आती है ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि में क्या होता है कि लड़का अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करता है। अब सुने, अगर मम्मी के पास बेटा जाता है, क्योंकि मम्मी का लाडला होता है बेटा, कुछ भी गलती अगर मम्मी के सामने उसका बेटा अगर किसी को मार भी दे तब भी मम्मी ये नहीं कह सकती कि मेरे बेटे की गलती है, क्योंकि अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करता है। अगर मम्मी से बेटे ने मांगे 100 रुपये तो मम्मी निकाल के देंगी 500। अगर मम्मी से मांग लिए बेटी ने पैसे या लड़की ने पैसे तो 100 सवाल मिलेंगे और बहुत सारी डांट मिलेगी। गलती नहीं है, क्योंकि ओडिपस ग्रंथि ये कहती है कि लड़का अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि ये कहती है कि लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है। किस ग्रंथि में लड़का अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करता है, तो दोस्तों आपको लगाना है ओडिपस ग्रंथि। किस ग्रंथि में लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है, आपको लगानी है इलेक्ट्रा ग्रंथि। यानी लड़का अपनी मम्मी से ज़्यादा प्रेम कर रहा है ओडिपस, लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करिए इलेक्ट्रा ग्रंथि। 5 मैंने उधर पढ़ाई आपकी पीयूष ग्रंथि, उसका कार्य क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, वृद्धि में सहायक होती है। थायराइड ग्रंथि पढ़ाई है, वो किसके लिए सहायक होती है, मानसिक विकास के लिए। एंड्रिनल ग्रंथि पढ़ाई है, वो किसके लिए होती है, संवेगों की वृद्धि और विकास के लिए। एक पढ़ाई है मैंने आपको पैंक्रियाज ग्रंथि, वो क्या होती है, शरीर में रक्त शर्करा जानते हैं, ब्लड शुगर जो होता है, जिस किसका बीपी बढ़ जाता है जो भी हो, तो वो किसके लिए होती है, पैंक्रियाज ग्रंथि। उनसे हटके ये 2 ग्रंथि हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सुनते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। देखो सुनो दोस्तों, यानी वृद्धि और विकास को कौन कौन प्रभावित करता है। देखो सुनो, पहला, सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, दूसरा बात करते हैं हम भोजन की, तीसरी बात करते हैं हम बुद्धि की, नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्थिक स्थिति की, नेक्स्ट बात करते हैं हम वंशानुक्रम की, नेक्स्ट बात करते हैं हम वातावरण की, नेक्स्ट बात करते हैं हम सामाजिक स्थिति की, नेक्स्ट बात करते हैं हम गर्भावस्था के दौरान, माता का स्वास्थ्य, एक बात करते हैं हम संवेग, बहुत इतने और बाकी देख लेंगे।
सबसे पहले बात आता है स्वास्थ्य, यानी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे हैं, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझे। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो सभी में आएगा, आप सभी में लगा देना आराम से। 3 ऑप्शन आएंगे, चौथा होगा। अब स्वास्थ्य, एक अरस्तु की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हमारा शरीर अच्छा है तो हमारी वृद्धि भी होगी, विकास भी होगा। यानी हमारा जो स्वास्थ्य होता है, अगर सपोज किसी व्यक्ति को फीवर आ रहा है तो वो अच्छे से खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। क्या अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। किसी समाज में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। किसी ढंग से बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि अरस्तु ने यह कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। यानी स्वास्थ्य वो कहलाता है, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमारी वृद्धि विकास ठीक है, अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो हमारा वृद्धि विकास प्रभावित होगा। अब आता भोजन। अब सपोज ये 2 परिवार हैं, एक ये अमीर है और एक ये गरीब है। एक तो मैं आपको इस वे में समझा रहा हूं। अब इसके घर में एक बच्चा है और इसके घर में एक बच्चा है, समझना। अब इसके घर के बच्चे को पूरा खान पान सब कुछ अच्छे से मिल रहा है तो उसका विकास अच्छे से होगा, लेकिन इसके बच्चे को ढंग से खाना भी नहीं मिल पा रहा है, भोजन भी नहीं मिल पा रहा, क्या उसका वृद्धि विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात, एक व्यक्ति सपोज है ये 2 परिवार हैं, एक परिवार ये परिवार है और एक ये परिवार है। इस परिवार में है 18 बच्चे और इस परिवार में 6 सदस्य, तो इसमें ढंग से खाना भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसमें इतना ही नहीं, लेकिन 6 परिवार में एक अच्छा है। यानी जिस व्यक्ति को जैसा भोजन मिलेगा उसी के हिसाब से उसका विकास होता है। क्लियर? बुद्धि। अब बुद्धि बड़ा फैक्ट डालती है। आपने देखा होगा, जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा जैसे ये बुद्धि है तो 2 बच्चों की बात करता हूं मैं। एक तो बात करता हूं प्रतिभाशाली की और एक बात करता हूं मंद बुद्धि की। अब प्रतिभाशाली बच्चा बड़ा सोच में रहता है कि भाई मुझे ये टेस्ट पास करना, वो टेस्ट पास करना है। अब जब वो ज़्यादा सोच में रहेगा, ज़्यादा पढ़ेगा, सबसे बड़ा प्रेशर मानसिक रूप से होता है। जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है तो हम थोड़ा ग्रोथ नहीं कर पाते, हमारा विकास ढंग से नहीं हो पाता। क्योंकि भाई प्रतिभाशाली बच्चा आगे उसे टेस्ट दिखाई दे रहा है, मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, ये सब उसको इफेक्ट डालेगा। लेकिन मंद बुद्धि बालक, उसे नो टेंशन है, बस खाना पीना सोना, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उसकी बुद्धि कम है लेकिन उसकी बुद्धि ज़्यादा, तो इफेक्ट डालती है। अब आर्थिक स्थिति बड़ा इफेक्ट डालती है। अगर कहीं पर ये वाला शब्द आए तो ये समझ लो गरीबी की बात हो रही है। भाई जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, तभी तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब सपोज ये एक परिवार है और एक ये परिवार है। अब इसकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, इसकी अच्छी ठीक है। इस घर में डेली बिल्कुल खाना भी नहीं बनना, लेकिन इस घर में रोज अच्छे अच्छे पकवान बनने, तो आर्थिक स्थिति भी वृद्धि विकास को प्रभावित कर पाएगी। अब आता वंशानुक्रम। वंशानुक्रम ये होता है कि जैसे कमजोर जो माता पिता होते हैं, वैसे पहले ये माना जाता है लेकिन वर्तमान में नहीं देखा जाता है, लेकिन हम देखें तो वंशानुक्रम बड़ा इफेक्ट डालता है, क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा ही व्यक्ति का निर्धारण होता है। सबोदय एक आपने देखा होगा, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बुद्धि में, गोडार्ड ने ये कहा है, अगर हमें सीटेट में पढ़ना तो गोडार्ड मानना होता है। गोडार्ड ने ये कहा कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है, लेकिन वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। लेकिन वंशानुक्रम का वृद्धि और विकास में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर सपोज है एक मम्मी पापा कमजोर है तो उनकी संतान भी कमजोर होगी। अब सपोज एक मम्मी पापा वंशानुक्रम कमजोर हैं तो संतान में होने वाली कमजोरी होगी, क्योंकि उनके गुणसूत्र अच्छे से नहीं होंगे। क्योंकि जैसा हमारा वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम के आधार पर ही तो हमारे शरीर की नींव रखी जाती है। अब वातावरण ये बड़ा इफेक्ट डालता है। सपोज है बच्चे का जन्म हुआ, यहाँ पर ये बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो इस दुनिया में आया, लेकिन उसे वातावरण अच्छा नहीं मिला। उसे वातावरण ड्रिंकर मिल गया, शराबी मिल गया, सिगरेट धूम्रपान सब कुछ मिल गया। उसे अच्छे से एक ऐसा माहौल मिला, एक ऐसा सब कुछ मिला, ऐसे लोग मिले जो एक गंदी सोच वाले हैं, तो क्या उसका विकास हो पाएगा अच्छे से? क्या उसकी वृद्धि बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति, देखो समाज 2 प्रकार का होता है। देखो ये बड़ा इफेक्ट डालता है समाज, सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखो कैसे, देखो 2 प्रकार का समाज होता है, एक होता है मृत समाज और एक होता है जीवित समाज। समझना इसको। देखो अब मृत समाज वो होता है जो प्राचीन परंपराओं से चला आ रहा है, प्राचीन परंपराओं को जो मानता है, यानी जो रूढ़बद्ध धारणा से ग्रसित है। यानी ऐसा समाज जो प्राचीन परंपराओं से चला आ रहा है, वो उसी में खुश है। वो कैसा समाज है? मृत समाज। लेकिन जीवित समाज वो है जो बदलते परिस्थिति के अनुसार, बदलती परिस्थिति के अनुसार
अपने आप को परिवर्तन करें। अब सपोज आप इसको भूल जाओ, जीवित को, मृत में जाते हो, अब आपका जन्म इस वाले समाज में हो जाता, आप इस समाज में जाते हो, तो क्या आपका विकास और वृद्धि हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या आप अच्छी नई सोच ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्या आप पे अच्छी आदतों का विकास होगा? विकास तो यही कहता है ना कि आप में अच्छे अच्छे गुण हों, लेकिन आपका तो प्राचीन परंपरा से हो रहा है, तो ये बड़ा इफेक्ट डालता है। अब गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य, ये बड़ा इफेक्ट डालता है। सपोज प्रेगनेंसी के दौरान माता को अच्छा खान पान नहीं मिल पा रहा, हाई डोज की दवा ले ली, अच्छे से पानी नहीं मिल पा रहा, कुछ भी हो सकता है, XYZ, कुछ भी ऐसा जो माता के स्वास्थ्य पर इफेक्ट डाले, तब भी उनका वृद्धि विकास प्रभावित होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कभी भी ये कहते हैं ना, जैसे बच्चे का जन्म होता है कि बच्चा पागल पैदा हुआ है, तो पागल कैसे पैदा हुआ है? क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उसे अच्छे से खान पान नहीं मिल पाया, अच्छे से बस कोई रोटी मिल गई, ये सब कुछ मिल गया, लेकिन अच्छी एक डोज नहीं मिल पाई। एक अच्छा, और कभी बुखार आया तो हाई डोज की दवा ले ली, हाई डोज की दवा ली तो ज़्यादा गर्मी होती है तो बच्चे के इफेक्ट डालता है। एक होता है संवेग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो संवेग की हम बात करें, मैं थोड़ा यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, आप समझ लेना, बाकी मैं पूरा डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ संवेग, अब संवेग के जनक पूछे तो लगाने हैं वाटसन। खोज किसने की? तो अमेरिका की एक ब्रिजेज नामक महिला थी, अमेरिका की ब्रिजेज नामक महिला थी। अगर उसने पूछा कि संवेग का मतलब जनक कौन माने जाते हैं, तो वाटसन लगाना है। संवेग की खोज या पता किसने लगाया? तो अमेरिका की एक ब्रिजेज नामक महिला थी, उन्होंने इसके पता लगाया। लेकिन संवेग पर कार्य किसने किया? तो मैकडूगल ने। किसने किया? मैकडूगल ने। संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14। क्लियर है? अब उसके बाद मैकडूगल किसके जनक माने जाते हैं? तो ये जनक माने जाते हैं मूल प्रवृत्ति के। अब मूल प्रवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो मूल प्रवृत्ति होती है 14। अब मूल प्रवृत्ति कहते किसे दोस्तों? जो हमारे संवेग होते हैं, जो व्यक्ति में संवेग आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको दूर करने के लिए मैकडूगल ने किसका प्रयोग किया? मूल प्रवृत्ति का। एक मैं संवेग बताता हूं आपको। एक संवेग है भय। ये क्या है? भय। अब इसको दूर करने के लिए किस मूल प्रवृत्ति का सहारा लिया जाएगा? पलायन का। पलायन का शाब्दिक अर्थ होता है भाग जाना। अगर सपोज आपको किसी से डर लग रहा, भय लग रहा है, तो क्या करेंगे? आप खड़े रहेंगे, उसका सामना करेंगे? नहीं करेंगे ना, भाग जाएंगे, क्योंकि भाई यहां से भागना ही अच्छा रहेगा, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। तो यानी संवेग को दूर करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मूल प्रवृत्ति का। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि चेहरे के संवेग कितने हैं? चेहरे के संवेग, तो चेहरे के संवेग 6 हैं। वो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, आप लोग देख लेना। और सबसे पहला संवेग कौन सा आता है व्यक्ति में? उत्तेजना। ये सीटेट में कई बार पूछा गया। अब सुनो दोबारा, अब संवेग कैसे इफेक्ट डालता है? सपोज कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधी स्वभाव का है, बड़ा चिड़चिड़ा है, बात बात में गुस्सा होता है, क्या उसका विकास ढंग से हो पाएगा? क्या उसकी वृद्धि ढंग से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें एक चिड़चिड़ा स्वभाव है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होना, यानी हमारे व्यवहार में उथल पुथल होना। सपोज जैसे उसको संवेग आता है गुस्सा, सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप यूपी टेट का एग्जाम देने के, अब आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद आप वहां पर गुस्सा करो, संवेग करो, तो वो अच्छा थोड़ी नहीं रहेगा। वो तो आपके भी दिमाग के लिए खराब होगा, आपका दिमाग माइंड डाइवर्ट होगा, आपका पेपर जितनी तैयार करके वो सब अलग होगा। तो यानी संवेग तो फिर डालेगा, फिर उसका विकास कहाँ होगा? फिर तो हुई है, यानी परिस्थिति के अनुसार। तभी तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सहारा लिया था। मूल प्रवृत्ति कितनी? 14। यानी जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने संवेग को कंट्रोल कर लेता है, उसका विकास अच्छा होता है, और जिसका नहीं कर पाता वो अलग होता है। आप समझो, देखो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, थोड़ा दोबारा सुनना। अगर उसने पूछा कि संवेग के जनक कौन है, तो आपको लगाने वाटसन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, संवेग की खोज किसने की? तो अमेरिका की एक ब्रिजेज नामक महिला थी। अगर उसने पूछा कि संवेग का सर्वप्रथम पता किसने लगाया, तो अमेरिका की ब्रिजेज नामक महिला ने लगाया। दूसरा क्वेश्चन, संवेग पर कार्य किसने किया? तो मैकडूगल ने किया। यानी संवेग पर कार्य किसने किया? मैकडूगल ने। संवेगों की संख्या कितनी हमारी? 14 है। सबसे पहला संवेग कौन सा आता? उत्तेजना उभर कर आता है। कौन सा आता? उत्तेजना। दूसरा क्वेश्चन उसका, चेहरे के संवेग हमारे कितने हैं? 6। अब मैकडूगल ने किसको दिया था? मूल प्रवृत्ति को। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14। अब मूल प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेगों को नियंत्रण करना और उनको दूर करना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कोशिश पूरी है सर दोस्तों आपको समझाने की। अब आते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत।
वृद्धि और विकास के सिद्धांत। देखो दोस्तों, यहां से आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वृद्धि और विकास के सिद्धांत है, वृद्धि व विकास के सिद्धांत। देखो समझना दोस्तों, पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर समझाता चलूंगा। सबसे पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है अंतः संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। एक को लिख लेते हैं 9 यहां पर, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। देखो दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, समझना। इनमें से आपको सीटेट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सुपरटेट में पिछली बार क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा, एक एग्जांपल देगा जो मैं अभी आपको उनको समझाऊंगा, उसके बाद वो क्वेश्चन बनेगा और ये ऑप्शन बनेंगे। ठीक है दोस्तों। एक और लिख देता हूं मैं 10वां, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, समझना दोस्तों। देखो अब देखो समझो, यानी जैसे मैंने आपको बताया निरंतरता का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो जो मैं आपको समझाऊंगा आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो स्टेटमेंट एक बना के दे देगा, फिर उसके बाद ये ऑप्शन आएंगे, फिर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है। देखो सुनो, अब बात यहां पर आती है कि निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहलाता है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। अगर उसने कहा कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है, तो आपको कौन सा लगाना है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, देखो इसका एक अपना अलग चैप्टर है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो समझो कैसे, अगर वो इसके जनक की बात करे, जो 69 सुपरटेट जो उसमें पूछा, अगर इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं गाल्टन, यानी इसके जनक कौन, फ्रांसिस गाल्टन, जो व्यक्तिगत भिन्नता के जनक माने, हेरेडिजीनियस के मतलब। देखो सुनो, अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह कहलाता है कि संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, यानी इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो कभी एक जैसे नहीं हो सकते। अब जहां तक हम जुड़वा बच्चों की बात करें, जुड़वा बच्चों का आपने नाम सुना होगा, जुड़वा बच्चों की हम बात करें तो वो शकल से तो हूबहू लगते हैं, यानी उनकी शकल तो सेम हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से, संवेग रूप से, सामाजिक रूप से वो भी डिफरेंट होंगे। अब सपोज ये दोनों जुड़वा बच्चे होंगे तो एक आईएएस बन सकता है तो दूसरा भी आईएएस बन सकता है, नहीं बन सकता ना, क्योंकि उनके शकल ही तो हूबहू है, लेकिन मानसिक बुद्धि उनकी अलग है, उनका संवेग अलग है, वो सब उनके अलग अलग हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहलाता है कि संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। अगर जुड़वा बच्चों की बात करें तो उनकी शकल तो हूबहू है,
लेकिन उनके मानसिक और संवेगात्मक रूप से भी डिफरेंट होते हैं। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत दोस्तों, अब समझना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो परस्पर संबंध का मैंने आपको पक्ष बताए थे 4, यानी व्यक्ति के जो मैंने पक्ष बताए थे आपको 4 बताए थे। कौन से 4? देखो समझना, एक होता शारीरिक, एक होता मानसिक, एक होता संवेगात्मक और एक होता सामाजिक। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सेम है। ठीक है, समझो। अब उन्होंने कहा परस्पर संबंध का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत किसे कहते हैं? देखो समझना, अब यह कहता है कि व्यक्ति के किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अन्य 3 को प्रभावित करेगा। यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत ये कहलाता है कि व्यक्ति के 4 पक्ष होते हैं। ठीक है, अब इन 4 पक्ष में से किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अन्य 3 को भी प्रभावित करेगा। जी हां, तभी तो परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाएगा। अब सुनो कैसे। अगर एक ये व्यक्ति है और उसे बहुत तेज बुखार आ रहा है तो शारीरिक रूप से प्रभावित है, सिंपल सा फंडा। अब जब उसे उसके व्यवहार में यानी शारीरिक रूप से परिवर्तन आ रहा है और उसे फीवर है, जोर से बुखार आ रहा है, तो क्या वो ढंग से पढ़ पाएगा, अपनी बुद्धि का कार्य कर पाएगा? नहीं। क्या वो अपने संवेग पर कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। उसे चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, बात बात पर गुस्सा आएगा। क्या वो समाज में किसी से ढंग से बात कर पाएगा? नहीं, बस से 4 पाई पर लेटा रहेगा। तो व्यक्ति के किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन अन्य 3 को प्रभावित करता है। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता? परस्पर संबंध का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। अब बात आती है एकीकरण के सिद्धांत की। समझें दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। देखो एकीकरण का सिद्धांत ये कहलाता है, समझना, मैं इसका एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। एक बालक किसी खिलौने को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर हाथ की उंगलियों को, यानी एकीकरण का सिद्धांत ये कहलाता है कि मानव शरीर में जो भी विकास होगा, जो भी वृद्धि होगी, पहले पूर्ण रूप से होगी या पहले सामान्य रूप से होगी, फिर शरीर के विशिष्ट अंगों में, यानी मानव शरीर के प्रत्येक पक्ष में पहले विकास होगा, फिर उसके शरीर के विशिष्ट अंगों में। समझो, एक छोटा बालक है, पहले एक खिलौना है, 1 साल का है, सबूत 1 साल का, और ये खिलौना रखा है यहाँ पर, तो इसको पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ को फेंकेगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उंगली से पकड़ लेगा। यानी पहले एक बालक होता पूरे हाथ का प्रयोग करता, फिर हाथ की उंगलियों कैसे। अगर सबूत एक छोटा बच्चा, ये समझना, यानी एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है, ये 1 साल का है और ये 10 साल का है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, रो रहे हैं। डिफरेंट क्या है? बड़ा डिफरेंट है। समझो, जो 1 साल का बच्चा है ये रोते समय अपने पूरे शरीर को प्रयोग कर रहा है, लौट रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, हाथ पैर फेंक रहा है, लेकिन ये 10 साल का बच्चा है, रोते समय सिर्फ अपनी आंख और मुंह को प्रयोग कर रहा है। तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? एकीकरण का। यानी पहले उसके पूरे शरीर में विकास हुआ, फिर उसे बाद में पता चला कि रोने के लिए तो सिर्फ मुंह और आंखों का प्रयोग किया जाता है, तो बैठा बैठा चुप ऐसे रो रहा था, तो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत। यानी एक बालक किसी खिलौने को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ को, फिर हाथ की उंगलियों को चलाना सीखता है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है? एकीकरण का सिद्धांत। यानी मानव शरीर के यानी विकास या वृद्धि के किस सिद्धांत में पहले मानव शरीर के संपूर्ण भाग में विकास होता है, फिर संपूर्ण भाग के विशिष्ट अंगों में विकास होता है, वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है दोस्तों? एकीकरण का सिद्धांत। अब आता है नेक्स्ट, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? जी बताएं, मतलब विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है? जी हाँ, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। आपने एक कहावत सुनी होगी ये कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, यानी वर्तमान को देखकर हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी शब्द आज आप प्रेजेंट में तैयारी जोरों तोरों से कर रहे हैं, बिल्कुल जोर से कर रहे हैं, मतलब ढंग से पढ़ रहे हैं, आराम से 10 से 12 घंटे आप डेली पढ़ रहे हैं, तो आपको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है आने वाला जो टेस्ट है आपका पास है।
लेकिन भविष्यवाणी कर तो सकते हैं लेकिन पूरी होने की उम्मीद नहीं रख सकते। एक और कहावत आपने सुनी होगी, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। सब एक छोटा बच्चा हमें दिखाई दे रहा है हष्ट पुष्ट, तो आगे जाके थोड़ा शरीर का अच्छा बनेगा, हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी तकलीफ बन जाए कि उसका शरीर कमजोर हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जी हाँ, लेकिन पूरी होने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बात ठीक है। अगर वर्तमान में आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है तो भविष्यवाणी कर सकते हैं आने वाला जो टेस्ट है, सुपर टेट है, आपका 120 प्लस का है, लेकिन बीच में आपके निकालों से पढ़ाई बंद कर देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि उन्होंने कहा कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, जी हाँ, कर सकते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, अब इसको समझें थोड़ा। समान प्रतिमान का सिद्धांत देखो, यानी एक होता है प्राणी और एक होता मनुष्य, एक होता प्राणी और एक होता मनुष्य। देखो दोस्तों सुनो, अब हम किसका वृद्धि विकास पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य का पढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मनुष्य जाति में जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर पदाभिमुख, यानी समीपस्थ, दूरस्थ। अब समझो, यानी हमें प्राणी तो होता है, प्राणी की एक जाति कैसी है, मनुष्य। मनुष्य जाति में विकास कैसे होता है, सिर से पैर की और समीपस्थ दूरस्थ। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य में यानी गर्ल्स में अलग हो और बॉयज में अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी मनुष्य जाति में जो भी विकास होगा, जितने भी विकास होंगे वो सिर से पैर की ओर होंगे, समीपस्थ दूरस्थ। यानी प्राणी की जितनी भी जातियां पाई जाती हैं उन सब जातियों में जो वृद्धि और विकास होता है वो अपने प्रतिमान के आधार पर होता है। और हमें पढ़ना है सिर्फ मनुष्य का वृद्धि और विकास, तो हमारे यहां पर होता है सिर से पैर की और समीपस्थ दूरस्थ। कैसे? समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहलाता है कि प्राणी की बहुत सारी जातियां हैं, उन जातियों में जितना भी वृद्धि और विकास होगा वो अपनी आयु यानी अपने प्रतिमान के आधार पर होगा। अब सपोज हम बात करते हैं यहां पर पक्षी की, तो पक्षी का अपना अलग होगा। यहां पर बात करते हैं पशु की, तो पशु का अपना अलग होगा। हम बात करते हैं किसी और की, किसी का भी ले लें। अब पक्षी में हम बात करते हैं तोता की और कबूतर की, तो क्या इन दोनों का सेम होगा? नहीं होगा। इसमें अपनी जाति से अलग होगा, इनमें अपनी जाति से अलग होगा। सिंपल सा फंडा समान प्रतिमान का सिद्धांत ये तो कहलाता है कि मनुष्य प्राणी की अनेक जितनी भी जातियां हैं उन जातियों में जितना भी विकास होगा वो अपनी आयु को अपनी प्रतिमान के आधार पर होगा। हमें पढ़ना है मनुष्य का, तो मनुष्य का कैसे हो रहा है, सिर से पैर की ओर, समय पर दूरस्थ। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब विकास लंबवत होकर वर्तुलाकार होता है। जी सर, अब देखो लंबवत कैसे होता है। सपोज यहां पर ये है गर्भावस्था और ये है मृत्यु पर्यंत, यानी यहां पर मृत्यु होने वाली है तो उससे कुछ टाइम पहले की बात है, यानी गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक। अब विकास लंबवत होकर क्या जो व्यक्ति का जो विकास हो तो वो सीधी एक रेखा में चलता रहता है? जी नहीं। वर्तुलाकार का शाब्दिक अर्थ होता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। यानी सब शुरुआती दिनों में अगर उसका विकास तेजी से हो रहा है, विकास तेजी से यानी शैशवावस्था में, तो बाल्यावस्था में उसका विकास धीमा पड़ जाएगा, किशोरावस्था में और जो कुछ बचा वो रह जाएगा। यानी विकास कभी एक सीधी रेखा में नहीं हो सकता कि आज से स्टार्ट हो गया मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास कभी घटता है, कभी बढ़ता है। अब सपोज अभी आपके सामने कोई एक एग्जाम आ जाता है, एग्जाम सपोज आपका आ गया टेट का। अब टेट की जो तैयारी चल रही है आपकी जोरों शोरों से चल रही है, तो आपका विकास अच्छा हो रहा है, पढ़ रहे बहुत अच्छे से, आप टेट पास कर लोगे। लेकिन जब आपका टेट का एग्जाम हो जाता है तो आप बिल्कुल पढ़ना बंद कर देते हैं, तो भाई विकास तो वहां पर रुक गया। तो रेखा कहाँ हुआ? लंबवत कहाँ हुआ? वर्तुलाकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो विकास लंबवत होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। अब सुने दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत ये क्या कहलाता है? अब मैंने आपको पहले ही जस्ट बताया है कि पहले हमारे पूरे शरीर में होगा, फिर शरीर के विशिष्ट भागों में होगा। यानी पहले पूरा शरीर बनेगा, फिर शरीर के विशिष्ट अंग बनेंगे। यानी पहले बालक का पूरा हाथ बनेगा, फिर हाथ। अब सपोज एक बालक है, पहले पूरे हाथ को ऐसे चलाता है, फिर हाथ की उंगलियों को चलाता है। यानी पहले सामान्य भागों में, फिर सामान्य के विशिष्ट अंगों में जो विकास होता है उसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। अब वंशानुक्रम वातावरण का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो भी व्यक्ति का जो भी बना होता है, जो भी व्यक्ति होता है वो किन दो तत्वों से मिलकर बना होता है? वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट एक नोट डाल के आपको पढ़ना है। देखो, वंशानुक्रम
इनटू वातावरण इज इक्वल टू व्यक्ति। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान रखना। यानी वंशानुक्रम और वातावरण मिलकर ही तो व्यक्ति का निर्माण करते हैं। यानी मम्मी पापा से जो हमें गुण मिलते हैं और फिर वो हमें वातावरण समाज में विकसित करते हैं, उसी के आधार पर तो हमारा विकास हुआ, हमारा जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। कल हम आपको पढ़ाएंगे वृद्धि और विकास की अवस्था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे नए चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।